नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम भारतीय संविधान के नए नए आयामों पर चर्चा करेंगे और करते आ रहे हैं। आज एक नया आयाम है संसदीय प्रक्रियाओं के तहत संसदीय समितियों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। संसदीय समितियां, यहाँ से हर एग्जाम में बहुत बढ़िया प्रश्न आता है संसदीय समितियों से। हालांकि ये आपकी गाइडों में भी आपको कम देखने को मिलता है, परंतु आप अगर इसको अच्छी तरीके से समझेंगे तो बिल्कुल एक सरल सा टॉपिक है संसदीय समितियां। इन संसदीय समितियों के बारे में आज हम संसदीय समितियों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो, इनसे संबंधित हमें संसदीय समितियों से चर्चा करने से पूर्व इनके बारे में भी हमें अध्ययन करना चाहिए। क्या होती है, वह क्यों होती है, इनके बारे में भी, और इनका इतिहास क्या है, इनके बारे में भी हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो जो पहला प्रश्न बनता है वो है, ये क्या है, ये संसदीय समितियां क्या है। जो दूसरा प्रश्न बनता है, क्यों है, संसदीय समितियां क्यों बनाई गई। और तीसरा है, इनका इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में हम क्या करेंगे, इतिहास क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब ये जो संसदीय समितियां, जो आपका पहला प्रश्न है वो देखेंगे क्या है। ये जो संसदीय समितियां होती है, ये संसदीय समितियां जो नियम होते हैं, प्रक्रिया होती है, उस नियम प्रक्रिया के तहत तथा जो सदन का अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष द्वारा गठित की गई समितियां है। यानी ये क्या है, संसदीय नियम और प्रक्रिया के तहत जो संबंधित सदन का अध्यक्ष है उसके द्वारा गठित की गई समितियां होती है। यानी संसदीय जो नियम और प्रक्रिया है उनके तहत इनका गठन किया जाता है। तो ये आपका एक प्रश्न क्लियर। अब क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, जो सरकार होती है वो सरकार विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। तो उन कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए, यानी संसद सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ ऐसी समितियां बनाई जाती है। इस कारण ये वाला प्रश्न भी आपका क्लियर हुआ। यानी सरकार क्या करती है, संसद क्या करती है, संसद सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए इन समितियों का निर्माण किया जाता है कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है, क्या क्या कार्य कर रही है, उनकी जांच हेतु, उनके विभिन्न प्रावधान हेतु संसद सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए उनके द्वारा कार्य किए गए उन कार्यों की जांच हेतु विभिन्न प्रकार की समितियां बनाती है। इस कारण मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। इतिहास क्या है, इनका इतिहास। तो इतिहास आपने देखा होगा 1919 का एक आया था मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। इस मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार 1921 में एक समिति गठित की गई थी, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, यानी लोक लेखा समिति गठित की गई थी 1921 में। तो हम कह सकते हैं इन समितियों का इतिहास 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से पता चलता है। इस बात को भी हमें याद रखना है। तो संसदीय जो समितियां होती है, एक प्रश्न और बनता है, इन संसदीय समितियों का जो प्रारूप था वो प्रारूप हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया था। कहां से ग्रहण किया था, इंग्लैंड से ग्रहण किया था। यह भी हमें क्या रखना है, याद रखना है। तो ये आपके प्रश्न क्लियर होंगे। तो ये आपके जो प्रश्न है, क्या है संसदीय समितियां, क्यों गठित की जाती है, ये प्रश्न, और इनका इतिहास क्या है, ये आपके 3 प्रश्न क्लियर हो गए। और संसदीय समितियों का प्रारूप, यानी ये हमने कहां से ग्रहण किया गया, ये हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया गया। ये सारी बातें आपके क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे जो संसदीय समितियां होती है वो कितनी प्रकार की होती है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।
अब हम देखेंगे जो संसदीय समितियां होती है, वो संसदीय समितियां 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 टाइप्स, यानी संसदीय समितियां 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की, 3 प्रकार की हम देखेंगे। एक होती है, पहली कौन सी? वित्तीय समितियां, वित्तीय समितियां। अब दूसरी है विभागीय समितियां, विभागीय समितियां। और जो तीसरा है, वो तीसरी कमेटी है, कौन सी? वो है संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति। ये 3 प्रकार की समितियां होती है। तो समितियां कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की, वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां, संयुक्त संसदीय समितियां। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। यानी वित्तीय समितियां क्या होती है, इन वित्तीय समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वित्तीय समितियां कितने प्रकार की होती है वो भी चर्चा करेंगे। विभागीय समितियां क्या होती है वो भी चर्चा करेंगे। और संयुक्त संसदीय समिति क्या होती है उसके बारे में भी चर्चा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये तो 3 समिति। अब एक प्रश्न और बनता है, क्या इन संसदीय समितियों का उल्लेख संविधान में है? संविधान में है, ये भी एक बार, ये भी आपका जो आपकी शंका वो भी दूर करेंगे। देखो एक अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344। इस अनुच्छेद 344 में कह रखा है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? एक राजभाषा जो राजभाषा जो अधिनियम है 1963 का, राजभाषा अधिनियम 1963 में लाया गया था, जो 1965 में लागू हुआ था। यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 344 के तहत जो राजभाषा आयोग है, उस राजभाषा आयोग का क्या करेगा? गठन करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 344 में लिख रखा है कि राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा, ये लिख रखा है अनुच्छेद 344। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आप ये बताते कहाँ ले गए, ये इसी से संबंधित जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जो राजभाषा अधिनियम आया था 1963 में, जो 1965 में लागू हुआ था। अब इस राजभाषा आयोग में जो हमारी 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं होते हैं, इन 22 भाषाओं का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो इस राजभाषा आयोग में शामिल होते हैं। अब इस आयोग के द्वारा जो एक समिति, यानी हमारी संसद द्वारा एक समिति की गठित की गई है, राजभाषा समिति। कौन सी? राजभाषा समिति गठित की गई है। ये राजभाषा समिति का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 324 में, यानी 344 में, यानी केवल हमारे संविधान में इस राजभाषा समिति का उल्लेख मिलता है और बाकी समितियों का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। जो हमारी राजभाषा समिति है, इस राजभाषा समिति का उल्लेख संविधान में, उसके बाद में हमारी जो समिति है उनका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। ये संसदीय नियम प्रक्रियाओं के तहत द्वारा गठित की जाती है, ये हमें क्या रखना है? याद रखना है। अब हम एक एक समितियों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जो हमारी हम पहली समिति लेंगे वित्तीय समिति। कौन सी समिति लेंगे? वित्तीय समिति लेंगे। इस वित्तीय समिति को भी 3 भागों में बांटा गया है। वित्तीय समिति को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। उसके बारे में भी हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। पहले देख रहे हैं हम वित्तीय समिति। ये जो वित्तीय समिति है, इसको भी कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? 3 भागों में। हम एक एक समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी जो पहली है, ए नंबर ए, वो है लोक लेखा समिति। कौन सी है? लोक लेखा समिति। कौन सी? लोक लेखा समिति। यानी जो समितियां होती है उनको 3 भागों में, पहली वित्तीय, फिर विभागीय और फिर संयुक्त संसदीय समिति। परंतु जो पहले हम पढ़ रहे हैं वित्तीय समिति, इस वित्तीय समिति को भी कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में, जिसका पहला भाग है लोक लेखा समिति। इसी को कहते हैं PAC, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, यानी अकाउंट कमेटी, लोक लेखा
समिति। इसका जो गठन किया गया वो याद करेंगे हम। इसका गठन किया गया, मैंने बताया ना, इतिहास बताया था आपको। 1919 का जो अधिनियम था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, उसके तहत इसका गठन 1921 में किया गया। इस समिति का, ये भारतीय संसद की सबसे प्राचीन समिति, ये भी तुम्हें क्या रखना है, याद रखना है। इस समिति में जो सदस्य होते हैं वो सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 तो लोकसभा से और प्लस 7 कहाँ से, राज्यसभा से चुने जाते हैं। ये बात तुम्हें क्या रखनी है, याद रखनी है। समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। और क्या प्रावधान कर रखा है, इस समिति का जो अध्यक्ष होता है, याद रखना, 1967 के बाद ये एक परंपरा सी हो गई कि समिति का अध्यक्ष जो लोकसभा में जो विपक्ष का कोई विपक्ष जो है, इस विपक्ष में जो लोकसभा का जो सांसद होता है, वो सांसद क्या बनता है, यानी कह सकते हैं जो विपक्ष का नेता होता है वो इसका क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है। ये हमें याद रखनी है। यानी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बनता है, यानी जो सत्ता पक्ष के बाद सबसे बड़ा जो दल है उसका सांसद इसका क्या बनता है, यानी सत्ता पक्ष का कोई भी सदस्य इस समिति का अध्यक्ष नहीं बनता है, विपक्ष का सदस्य यानी सांसद इसका क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है। और क्या याद रखनी, और इन ये जो समितियां होती है, यानी 1967 से पहले तो जो लोकसभा के अध्यक्ष या जो सत्ता पक्ष होते थे उनमें से बनता था, परंतु 1967 के बाद ये एक परंपरा सी बन गई। अब ये कार्य क्या करती है, इनके कार्य क्या है, यानी इस लोक लेखा समिति का कार्य क्या है। लोक लेखा समिति का हम कार्य देखेंगे। एक संस्था होती है केग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होती है, ये क्या करती है, जो सरकार कार्य करती है पब्लिकली, उनकी ऑडिटिंग क्या तैयार करती है, क्या करती है, ऑडिटिंग करती है। और इस ऑडिटिंग की जो रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट ये केग राष्ट्रपति के समक्ष रखता है। कहाँ रखता है, राष्ट्रपति के समक्ष रखता है। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखता है, संसद में रखता है। यानी जो केग है, केग क्या करती है, ऑडिटिंग करती है, यानी इनका लेखा जोखा रखती है। उस लेखा जोखा की जो रिपोर्ट होती है उसको राष्ट्रपति के समक्ष रखती है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। और संसद में क्या होती है, ये जो समिति होती है लोक लेखा समिति, यानी इस केग द्वारा रखी गई रिपोर्ट की क्या करती है, जांच करती है। क्या करती है, जांच करती है। यानी इस केग के बीच और इस लोक लेखा समिति के बीच के संबंध, निकटता के संबंध होते हैं। इस कारण इस लोक लेखा समिति को केग का मित्र भी कहते हैं, दार्शनिक भी कहते हैं और सहयोगी भी कहते हैं। यानी सीधी सी बात याद रखनी है, केग द्वारा रखी गई रिपोर्ट की, केग रिपोर्ट रखती है कहाँ पर, ऑडिटिंग की रिपोर्ट रखती है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति इसको संसद में रखता है। और इस रिपोर्ट की, केग द्वारा रखी गई रिपोर्ट की जांच कौन करती है, लोक लेखा समिति करती है। ये तुम्हें क्या रखना है, याद रखना है। तो अब हम अगले समिति देखेंगे, अनुमान समिति। इसी को बोलते हैं प्राक्कलन समिति। यानी हमने अब जो 2 नंबर है बी, हमने पहले देखी लोक लेखा समिति, अब वित्तीय समितियों में दूसरी देख रहे हैं अनुमान समिति। इसी को बोलते हैं प्राक्कलन समिति, यानी अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति। इस समिति का जो गठन किया गया वो गठन किया गया 1950 में गठन किया गया। इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो 30। और एक बात याद रखनी है, ये 30 के 30 सदस्य, सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। ये तुम्हें क्या रखना है, याद रखना है। ये कार्य क्या करती है, यानी जो सरकार जो बजट रखती है उस बजट के अनुमानों की
क्या करती है, जांच करती है। सरकार द्वारा जो बजट रखा जाता है, बजट के अनुमानों की जांच करती है। अनुमान, बजट भी एक प्रकार का अनुमान ही है। सरकार एक वर्ष के लिए तैयार करती है, अनुमान लगाती है कि इतने दिनों में हम इतनी जीडीपी प्राप्त कर लेंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना विकास कर लेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में ये कर लेंगे। तो सरकार के अनुमान लगाए हैं सरकार ने बजट में, उन अनुमानों की जांच हेतु ये एक अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। यानी जो सरकार ने अनुमान लगाए, वो अनुमान जितने लगाए उतने निकट है कि नहीं है, यानी उनमें कुछ तथ्य है कि नहीं है। इसी कारण ये समिति अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। और इसमें 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। ये भी मैं बता दूं क्यों होता है, क्योंकि बजट क्या है, बजट क्या है, बजट एक प्रकार का, हमने चर्चा की थी, बजट भी एक प्रकार का क्या है, धन विधेयक है। मनी बिल क्या है, धन विधेयक है। और धन विधेयक सबसे पहले कहां पर रखा जाता है, लोकसभा में। राज्यसभा में पारित होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस कारण बजट क्या है, एक प्रकार का धन विधेयक है, धन विधेयक है। और धन विधेयक अगर रखते हैं लोकसभा में रखते हैं, तो उनके अनुमानों की जांच भी कौन करेगा, अनुमानों की जांच भी कौन करेगा, सबसे पहले लोकसभा में रखा तो लोकसभा के सदस्य करेंगे ना। तो अनुमानों की जांच, इस कारण इसमें 30 के 30 लोकसभा के सदस्य रखे गए हैं। इस बात को तुम्हें क्या रखना है, याद रखना है। अगला जो है, अगली जो समिति है वो है लोक उद्यम समिति, यानी लोक उपक्रम समिति। यानी जो सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है, सी। तीसरी है वो है लोक उपक्रम यानी सार्वजनिक उद्यम समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति। इसी को बोलते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति कहते हैं। यानी सरकार के जितने भी वो है, सरकार के जितने भी उद्यम है, सरकार के जितने भी उपक्रम है, उनसे संबंधित एक समिति बनाई जाती है। उनसे संबंधित क्या बनाई जाती है, समिति का सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब इसका जो गठन किया गया, वो गठन किया गया 1964 में। एक समिति थी कृष्ण मेनन समिति। इस कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इनका गठन 1964 में किया गया। इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इस बात को तुम्हें याद रखना है। ये कार्य क्या करती है, ये कार्य क्या करती है, ये कार्य करती है जो केग होता है, केग, और केग क्या करता है, इस सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनकी जो ऑडिटिंग होता है, उस ऑडिटिंग को कहां पर रखता है, संसद में। तो केग द्वारा जो सार्वजनिक उद्यमों की जो रिपोर्ट रखी गई है, उस रिपोर्ट की क्या करती है, जांच की जाती है। यही सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक उद्यम समिति का कार्य होता है। तो हमने कौन सी समिति देखी, वित्तीय समिति देखी, और वित्तीय समिति में हमने 3 देखी। पहली देखी कौन सी, लोकलेखा समिति। दूसरी कौन सी देखी हमने, अनुमान या प्राक्कलन समिति। और तीसरी देखी कौन सी, सार्वजनिक उद्यम समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये तीनों समितियां हो गई। अब इन तीनों समिति के बारे में एक फिक्स जो कार्य है वो फैक्ट है, यानी इन समितियों में देखो कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बनेगा। ये तुम्हें बात याद रखनी है। कोई भी अगर कोई मंत्री है तो वो इन समितियों का सदस्य नहीं बनेगा। दूसरी, ये जो समितियां होती है इनका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल फिक्स होता है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये भी बात तुम्हें क्या रखनी है, याद रख। अब हम दूसरी जो 2 नंबर की है वो देखेंगे विभागीय समितियां। विभागीय समितियां, ये जो विभागीय समितियां होती है ये कुल कितनी होती है, कुल होती है 24 समितियां होती है। विभागीय समितियां कुल कितनी, 24। और इनका जो गठन किया गया वो गठन किया गया 1992-93 में इन समितियों का गठन किया गया। विभागीय समितियां कुल कितनी, 24 होती है। गठन का 92-93 में गठन किया गया। और प्रत्येक समिति में, यानी 24 में से प्रत्येक जो समिति होती है, इस प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य, 31। जिनमें लोकसभा में तो कितने, लोकसभा से तो 21 और राज्यसभा से कितने, 10 राज्यसभा से होते हैं। ये बात तुम्हें क्या रखनी है, याद रखनी है। इस विभागीय समिति के कार्य क्या है, कार्य क्या करती है, ये हम देखेंगे।
कार्य। पहला कार्य है अपने विभागों से संबंधित अपने विभागों से संबंधित जो बजट होता है उस बजट के अनुमानों की जांच करती है। ये बात हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। यानी अपने विभागों से संबंधित जो बजट होता है उसके अनुमानों की क्या करती है, जांच करती है। दूसरी बात, अपने जो विभागों से संबंधित जो विधेयक होते हैं उन विधेयकों की क्या करती है, विधेयकों को भी जांच करती है। ये भी हमें याद रखना। और तीसरा क्या कार्य है, विभागों से संबंधित जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट की भी जांच करती है। ये विभागीय समितियां। यानी विभागीय समितियां कुल कितनी, 24, गठन 1992-93। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं जिनमें से 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा से होते हैं। इनके कार्य क्या है, अपने विभागों से संबंधित जो बजट होते हैं उनके अनुमानों की क्या करती है, जांच करती है। अपने विभागों से संबंधित जो विधेयक होते हैं उनकी जांच करती है और विभागों से संबंधित जो रिपोर्ट आती है उन रिपोर्टों की भी यह क्या करती है, जांच करती है। अब जो तीसरी समिति है वो तीसरी समिति कौन सी है, तीसरी समिति है संयुक्त संसदीय समिति। ये लास्ट समिति है, बहुत महत्वपूर्ण समिति है। इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और पिछले जो कई बार एग्जाम में लगी उनमें से इस समिति में से प्रश्न पूछा गया है। तीसरी जो समिति है वो है संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति, इसी को बोलते हैं जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जेपीसी, संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है, ये संयुक्त संसदीय जो समिति होती है इसकी पहली बात तो मैं बता दूं विशेषता, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी समिति है। अस्थायी समिति है यानी अस्थायी का मतलब यानी कभी कभार गठित की जाती, यानी विशेष परिस्थितियों में ही गठित की जाती है। विशेष परिस्थितियों में गठित की जाती है, ये तुम्हें याद रखना। और बता दूं, अब तक 5 बार गठित की जा चुकी है। मैंने पहले भी चर्चा की। पहली बार जो राजीव गांधी की सरकार थी 1987 में पहली बार इसका गठन किया गया था। ठीक है, और अंतिम बार अभी 2010-11 में पीसी चाको की अध्यक्षता में गठित की गई थी 2G स्पेक्ट्रम घोटालों की जांच हेतु। 2G यानी विशेष परिस्थितियों में गठित की जाती है, विशेष प्रावधानों की जांच हेतु। अगर सरकार कोई घोटाला कर रही है तो ऐसे घोटालों की जांच हेतु, जैसे राजीव गांधी की सरकार में तोप घोटाला आया था, तो उस तोप घोटाले की जांच हेतु राजीव गांधी के बी शंकरा जो चारे थे उनकी अध्यक्षता में, और ये 2G स्पेक्ट्रम घोटालों की जांच हेतु पीसी चाको की अध्यक्षता में गठित की गई थी। अब तक कितनी बार, 5 बार गठित की जा चुकी। और क्या याद रखना है, इस संयुक्त संसदीय समिति में जो सदस्य होते हैं ये सदस्य भी फिक्स नहीं होते, निश्चित नहीं होते, परंतु याद रखना जब भी इन संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा में इनका जो अनुपात होता है 2:1 होता है। जितने सदस्य मान लिया अगर 30 होंगे तो 30 का 2 ऐसे, मतलब वो 20 कहाँ से होंगे, 20 कहाँ से, लोकसभा सदस्य। यानी इनका जो अनुपात होता है वो अनुपात कितना है, 2:1 है। ये हमें याद रखना है। और इनका जो गठन किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के समक्ष गठन किया जाता है। तो आज हमने इन संसदीय समितियों के बारे में हमने चर्चा की है। आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।